बातें नहीं कर सकता। इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए मैं जो भी मुझे कुछ चीज़ों का ज्ञान है या फिर नहीं है, उसके बारे में हिंदी में वार्तालाप करने का प्रयत्न करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, वो थोड़ा-सा विज्ञान से रिलेटेड है। हम सिर्फ़ विज्ञान ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 100 साल पहले हमारे वैज्ञानिकों को लाखों ऐसी चीज़ें नहीं पता थी जो आज पता है। तो जैसे कि मैं हूँ और मेरे जैसे हज़ारों, लाखों या करोड़ों लोग हैं जिन्हें अच्छे अच्छी शिक्षा का मौका मिला और उस वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं जो एक साधारण इंसान नहीं जानता है। और वही मतलब जैसे कि आप किसी एक साधारण से हिंदू को उठा लेंगे और पूछेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना? वो कहेगा ब्रह्मा जी ने बनाया है। आप किसी क्रिश्चियन से मतलब साधारण क्रिश्चियन से पूछेंगे मतलब मेरा किसी को अपमान करने का नहीं है उद्देश्य, मेरा सिंपल एक उदाहरण दे रहा हूँ। उसका ये मानना होगा कि जो ब्रह्मांड है वो भगवान ने, उनके गॉड ने बनाया। डे 1 पे एक चीज़ बनाई, डे 2 पे दूसरा, डे 3 पे तीसरा, ऐसे चीज़ें बनी और सारे धर्मों में ऐसे अपने-अपने हैं। वो पर ये वो लोग हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिली और ये पुराने पंडित वगैरह जो भी लोग होते थे वो ऐसे ही मानते थे और मतलब सभी मानते थे, सबको ज्ञान नहीं था किसी को 100-200 साल पहले आज से जो साइंटिस्ट भी हुआ करते थे, अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग, उन्हें भी नहीं पता था कि ब्रह्मांड का रहस्य। पर हाँ, जो भी है, जैसा भी है, वो अभी स्थिति बदल चुकी है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे जो आज की स्थिति में हमारा ज्ञान और विज्ञान कहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत से लोग मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि अरे वो तो इसरो का साइंटिस्ट है, वो फलाना है, वो ढिमका है, वो भगवान को मानता है, वो भगवान की पूजा करता है, वो ये करता है, वो करता है। ये इस चीज़ से उनके वैज्ञानिक क्या बिलीफ से मतलब वो वैज्ञानिक तौर पे क्या मानते हैं, बहुत बार उसका बहुत बार क्या ज़्यादातर बार उसकी ओर कोई अंकित नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा मानते हैं। अगर पूछते हैं तो वो ये मानते हैं कि सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, ये मतलब सूर्य देव पृथ्वी का चक्कर लगाते। ये वो उस ज़माने की बात है जब लोगों को कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी। तो ये आप इन वैज्ञानिकों से जाके पूछोगे ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगे जो ये सीखे हैं, समझे हैं। ये आपकी तरह ये नहीं मानते कि सूर्य देव है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं या फिर अ, जो भी आप मानते हैं कि भगवान ने एक दिन पृथ्वी बना दी, एक दिन सूर्य बना दिया, एक ये है, वो है। जो भी है फलाना-ढिमका, उसको गोली मारो और आप जाके पूछो ज़रा जिन वैज्ञानिकों का आप कहते हैं कि अरे वो तो इतना बड़ा है, वो तो ये करता है, वो करता है। वो एक एक कल्चर के तौर पे, एक जो रीति-रिवाज के तौर पे करता है और सबका अपना-अपना जीवन का देखने का तरीका है, कौन किस तरह से देखता है, किसको क्या रीति-रिवाज मानना है, क्या नहीं मानना, सब अपने-अपने हिसाब से जीते हैं। अब दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी करे, उससे पहली बात तो ये नहीं पता चलता कि वो मानता क्या है या क्या नहीं मानता और मानता नहीं मानता वो बात अलग है। उसके बाद भी उसका जो वैज्ञानिक उसकी जानकारी है वो अलग आ जाती है। तो हम आज आज के एपिसोड में सिर्फ़ यही बात करेंगे, वो भी हिंदी में आपसे कि हम हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है और हम कैसे जानते हैं वो इतना पुराना है। तो ये मानकर चलिए ब्रह्मांड की उम्र जो आज हमारा ज्ञान है वो कहता है कि 1380 करोड़ साल है। 1380 करोड़ साल। तो
ये हम कैसे जानते हैं? मतलब क्यों 1380 करोड़? क्यों नहीं 1390 करोड़? क्यों नहीं 1370 करोड़? क्यों नहीं 1200 करोड़? क्यों नहीं 1500 करोड़? सवाल है। वैसे ये सवाल बहुत ही मतलब नॉर्मल है, पूछोगे आप तो मैं उसका जवाब देता हूँ। क्यों? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि अब से लगभग 120 साल, 120 125 साल पहले अम, कुछ चीजें देखने लगे जो वैज्ञानिक लोग थे। तो आपको मैं पहले बता दूं, जो एक जैसे सूर्य है हमारा, ये एक तारा है, छोटा सा तारा है, बहुत बड़ा तारा नहीं है कोई। ये मैं कह रहा हूं, पर सूर्य पृथ्वी के के कंपैरिजन में आप देखें तो अगर सूर्य एक गेंद है तो पृथ्वी एकदम एक क्रिकेट की बॉल है सूर्य, तो पृथ्वी एकदम इतनी सी छोटी सी है सूर्य के सामने। और इतना विशाल का ये सूर्य, मैं कह रहा हूं कि छोटा सा है, वो छोटा तारा है। क्योंकि सूर्य से कहीं बड़े, जैसे पृथ्वी सूर्य के सामने छोटी सी है, ऐसे सूर्य कहीं बड़े तारों के सामने छोटा सा है। तो ऐसे हजारों लाखों लाखों तारों को जैसे हम इकट्ठा कर दें तो उससे बनता है गैलेक्सी। गैलेक्सी बोलते हैं उसे। अब गैलेक्सी का क्या फंडा है कि हम जिस गैलेक्सी में है, जिस गैलेक्सी में हमारा सूर्य है, ग्रह है और ये सब बहुत सारे तारे हैं, इसको कहते हैं मिल्की वे। अब स्पाइरल क्या होता है? ऐसा गोल गोल जलेबी जैसा, ऐसा जो शेप होता है उसे हम स्पाइरल बोलते हैं। अब आप क्या बोलते हैं, जो दूरबीन है, बड़ी बड़ी वैज्ञानिकों की दूरबीन है, उनके द्वारा देखेंगे ना जब आकाशगंगा को, जिसमें जो मिल्की वे, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, तो वो ऐसी दिखेगी। और यही नहीं, बाकी सारी गैलेक्सीज भी ऐसी दिखेंगी। तो इन्हें पहले स्पाइरल नेब्यूला, क्योंकि ये स्पाइरल इनका आकार है, और नेब्यूला भी एक शब्द है, इन्हें स्टार्टिंग में स्पाइरल नेब्यूला कहा जाता था। तो लगभग 1920 की बात है, जो कि आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। एक वैज्ञानिक थे वेस्टो स्लाइफर। वेस्टो स्लाइफर ने ये देखा अपने दूरबीन के जरिए, दूरबीन नहीं मतलब उन्होंने ये देखा कि जो ये गैलेक्सीज है, अलग अलग गैलेक्सीज है, ये हमसे दूर जा रही है। और ये दूर जा रही है, ये कैसे पता चला? तो पहले तो एक साधारण सी बात बताता हूँ मैं। हम आकाश में देखेंगे तारे कहाँ हैं, कैसे हैं, आप इसका एक नक्शा बनाइए। और आप अगर नक्शा बनाते हैं, और ये पुराने जो हमारे ऐसे नक्शे पहले के भी उपस्थित है, जो हमारे हजारों साल पहले गुफाओं में लोग रहते थे, उन्होंने वो तारों को देख के उनके नक्शे जैसे दिख रहे हैं उनको तारे, वैसे अ, गुफाओं पे पेंटिंग कर डाली, जो कि आज भी है। और वो आप आज भी देखते हैं। तो आप कुछ भी देखोगे नक्शा बना दोगे, ऐसे नक्शे बना दिए, नक्शों को कंपेयर किया गया, उनके तुलना की गई, तो देखा गया कि अरे यार, ये नक्शों में तो अंतर आ रहा है, ये धीरे धीरे बदल रहे हैं। उसी की वजह से ये थोड़ा दिमाग में आया था, ऐसा कुछ होता है। तो जब देखा, पता चला, तो इन्हें पता कैसे चला कि ये दूर जा रही है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे पानी की लहर है, लहर को हम कहते हैं वेव। अब अगर पानी की जो लहर है ऐसी ऐसी होती है, राइट, तो अब यहाँ से यहाँ ऐसे, जैसे ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये यहाँ से नीचे गया फिर ऊपर आया। अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसे कहते हैं हम वेव लेंथ। वैसे के वैसे ही लाइट भी जब आती है ना दूर से, तो लाइट भी अपनी वेव की तरह, एक लहर की तरह आती है। और उसकी जो दूरी होती है, तो उसमें भी वेवलेंथ होता है लाइट का। अब
जैसे कि हम देखा गया तो जो ये तारों से जो रोशनी और ये गैलेक्सीज़ से जो रोशनी आ रही थी, इसकी वेवलेंथ बढ़ रही है। जब वो बढ़ती है तो उसे डॉपलर शिफ्ट करके बताया जाता है, क्या बोला जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बट वो वेवलेंथ जब बदलती है, जब कोई चीज़ जैसे ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है। इससे ये जो दूर जा रही है तो इससे जो लाइट हमारी तरफ आ रही है, उसकी जो वेवलेंथ है, वो बदल रही है। अब उन्होंने जब इस चीज़ का देखा तो समझा कि यार इसका मतलब तो गैलेक्सीज़ हमसे दूर जा रही है। तो फिर उसके बाद एडविन हबल करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अम, जो एक सेफिड वेरिएबल करके होता है, उसे लोकेट किया, देखा जो लाइट है ना, उस वो कितना चमकीला वगैरह है, मतलब जो तारों से जो आ रही है रोशनी, वो कितनी चमकीली वगैरह है, वो सब। तो जितनी दूर से आ रही है ये, उतनी कम मतलब चमकीली रहेगी ये। तो इसमें मतलब जो भी उनकी समझ थी, जो समझे थे, उसके द्वारा, और हबल जो थे, एडविन हबल, और जो हमारे वेस्टो स्लाइफर थे, इन दोनों ने जो देखा, जो समझा, उससे हमें पता चला कि जो हमारी गैलेक्सीज़ है, अलग-अलग जो तारों के समूह हैं, हज़ारों लाखों तारों के जो समूह हैं, अलग-अलग समूह, वो दूर जा रहे हैं हमसे। वो दूर तो जा रहे हैं। फिर एक और चीज़ ये देखी गई कि जो बहुत दूर है, जितने ज़्यादा दूर है, वो उतनी ही तेज़ दूर जा रहे हैं। ये हमें समझ आया, पर उसी टाइम पे मतलब अ, उसी समय की बात है, जो हमारे सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक है आइंस्टीन। उन्होंने एक चीज़ को समझ के, ब्रह्मांड के बारे में एक चीज़ को समझा, और भौतिकी के बारे में, फिज़िक्स के बारे में एक चीज़ समझा, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इस चीज़ से हमें आज की तारीख में विज्ञान के बारे में इतनी चीज़ पता है, जिसकी कोई मतलब तारीफ़ नहीं की जा सकती। मतलब कितनी ही तारीफ़ करो वो कम है। पर ये इंसान जिसने ये थ्योरी दी, जो ये सिद्धांत दिया, उनको भी जब ये फंडा, मतलब एक दूसरे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन हैं, उन्होंने इसी थ्योरी का, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि ये सिद्धांत ये हमें ये भी बताता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के अलावा, कि हमारा जो ब्रह्मांड है, वो फैल रहा है और बड़ा हो रहा है, दूर जा रहा है। मतलब गैलेक्सीज़ दूर जा रही है, ब्रह्मांड फैल रहा है। तो आइंस्टीन खुद शुरुआत में कहते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो उन्होंने इस बात को नकार दिया शुरुआत में, बट बाद में तो धीरे-धीरे चीज़ें पता चली। तो जब ये चीज़ समझ में आई कि ऐसे दूर-दूर जा रही है, तो स्वाभाविक है अगर हम देखें कि जैसे कि कुछ ऐसे दूर-दूर जा रही है, तो एक समय वो और पास थी, और पास थी, और पास थी। ऐसे कभी तो समय रहा होगा जब वो एक ही हुआ करती थी, अलग-अलग ही नहीं हुआ करती थी। फूह! तो यही है। ये चीज़ हमें लगभग, हम अभी 1950 के आस-पास आ चुके हैं। अब 1950 की बात है। सोचिए, आज से मात्र 75 साल पहले हम ये चीज़ों को अभी समझ ही रहे थे, ब्रह्मांड के बारे में हमें इतनी सी चीज़ें नहीं पता थी। फिर ऐसे ही जब ये चीज़ें वैज्ञानिक बात करने लगे, तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में, अब आप कहोगे ये जब इसके बारे में सोचोगे, तो ब्रह्मांड अनंत है। अब जो अनंत चीज़ है वो ऐसे दूर जा रही है, अब दूर से पास हुआ करती थी, साथ में हुआ करती थी। अब इसके बारे में सोचोगे तो ये बहुत बड़े धमाके की तरह समझिए इसे। इसके बारे में अगर कोई ऐसा चीज़ बताएगा आपको, तो वो एक बहुत बड़ा धमाका ही है। तो
उसको एक बहुत बड़े धमाके को कहते हैं अंग्रेजी में बिग बैंग। तो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने मज़ाक में कहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा ये बिग बैंग कर रहे हो, वो ऐसे ताने के तौर पे बोल रहे थे, यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? बिग बैंग बोल रहे हैं। तो वहीं से इसका एक ताना था, जिससे इसका नाम पड़ गया बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, बड़े धमाके का सिद्धांत, जो भी कहो। तो अब यहाँ तक की ये बात है, अभी 70 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं। तो आप देखोगे तो जैसे 2 गैलेक्सी है, अब 2 चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो अब मान लो एक सिटी ये है, एक ये है, जो भी मतलब जो भी चीज़ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है। अब इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, और ये दूर जा रही है ये वाली इससे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है 100 घंटे पहले ये साथ में हुआ करती थी, और अब 100 घंटे हो चुके हैं और ये धीरे-धीरे से दूर जाती जा रही है। तो वही है कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा कि अपने बड़े-बड़े दूरबीनों का इस्तेमाल करके देखा कि ये कितने दूर जा रहे हैं, और दूरबीन ही नहीं मतलब दूसरे और भी लाइट को समझ के, उनसे आ रहे प्रकाश को समझ के, और ऐसे कि ये कितनी दूर है। तो उस दूरी का अंदाज़ा लगाया गया, और देखा गया कि यार ये कितनी गति से और भी आगे और भी दूर जा रही है। तो अब अगर आपको पता है कोई सी चीज़ कितनी दूर है और कितनी किस गति से दूर जा रही है, तो आप कह दोगे कि यार जैसे कि 100 किलोमीटर दूर है और हर घंटे में 1 किलोमीटर और दूर जा रही है, इसका मतलब है उसे वहाँ तक 100 किलोमीटर दूर पहुँचने में 100 घंटे लगे हैं। तो वैसे ही 2 गैलेक्सीज़ का ऐसे कंपेयर करके स्टार्टिंग में समय निकाला गया कि यार हमारा ये दूरी देखें हम, ये गैलेक्सी इतना दूर है और ये इतनी दूर, इतनी गति से दूर जा रही है, और भी तो उस हिसाब से ब्रह्मांड इतना पुराना है। अब ब्रह्मांड में और भी चीज़ें होती है, जैसे कि ब्रह्मांड बढ़ तो रहा है तो उससे तो दूर जा ही रहे हैं, फैल रहा है तो उसकी वजह से। पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अलग-अलग गैलेक्सी का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका, और जो दूसरे भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण और की वजह से इस गति पे अंतर आता है, और उसकी वजह से वो मतलब गति भी मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है ज़्यादा रही होगी, बाद में कम रही होगी। ऐसा तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। फिर ब्रह्मांड की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए अब वैज्ञानिकों ने मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही अंदाज़ा लगाने लग गए थे, समझने की कोशिश करने लगे थे। तो एक हबल, क्योंकि एडविन हबल का स्टार्टिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस क्षेत्र में, तो उस हिसाब से एक ये बोला गया कि हम एक नाम दे देते इसे हबल कांस्टेंट का, और जब इसका 1 से भागित करेंगे तो हमें पृथ्वी की उम्र मिल जाएगी कि पृथ्वी इतनी पुरानी है। तो वही है, वो सब ध्यान में रखते हुए 1930 के आसपास की बात है, पहले अंदाज़ा लगाया। अभी तक हम चीज़ों को समझ रहे थे, अब अंदाज़े पे आ गए कि पहला अंदाज़ा क्या रहा कि ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो उस समय अंदाज़ा लगाया गया है कि ब्रह्मांड 200 करोड़ साल पुराना है। 200 करोड़। जब ये अंदाज़ा लगाया गया तो उसी समय हमें पृथ्वी के बारे में ये पता था कि पृथ्वी कम से कम 300 करोड़ साल पुरानी है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे एक जो पुरानी चट्टानें हैं, अब चट्टानों में कितनी पुरानी है वो समझने के लिए हम ऑलरेडी उस समय तक पता लगा चुके थे कि चट्टानों की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है। तो इनमें शुरुआत में कोई भी चट्टान होती है उसमें अलग-अलग आइटम अलग-अलग एटम्स सेम मात्रा में होते हैं, और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि साधारण शब्दों में हिंदी में बातचीत करें तो मान लीजिए
आपके पास एक गेंद है, वो गेंद अलग-अलग चीज़ों से बनी है। अब हमें ये पता है कि सारी गेंद एक जैसी बनती है, अगर सारी बॉल एक जैसी चीज़ों से बनती है। अब वो एक जैसी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में से कुछ तो ऐसी है जो हमेशा ऐसी रहेगी। मान लो कि लोहा है, लोहा हमेशा बचा रहेगा, बस उसमें कुछ चमड़ा है। तो अब वो चमड़ा धीरे-धीरे सड़ता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है। तो वैसे ही ये साधारण शब्दों में बता रहा हूँ मैं, बहुत हाई लेवल कॉम्प्लेक्स लेवल पे बहुत उस पे देखें तो ऐसे ही जो हमारे अणु होते हैं, अणु में कुछ चीज़ों के अणु हैं जो जिसमें कि रेडियो एक्टिव चीज़ें होती है जो समय के साथ कम होती है, और जो बिना चीज़ें रेडियो एक्टिव नहीं होती वो समय के साथ कम नहीं होती। तो वो एटम में जो चीज़ें रहती है, अब उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे देखें तो किसी चीज़ में एक कार्बन के अलग-अलग एटम्स है। अब आधे एटम्स शुरुआत में क्या रेडियो एक्टिव है, आधे रेडियो एक्टिव नहीं है। अब हमें पता है कि वो जो रेडियो एक्टिव एटम है, उसमें जो रेडियो एक्टिव हिस्सा है वो कम होता जाता है। बिना रेडियो एक्टिव हिस्सा है वो कम नहीं होता। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे ये कम होता जाता है, ये समय के साथ इसका रेट फिक्स है कि ये इतनी रेट से कम होता है। मान लो 1,00,000 साल में ये अगर पहले 12 था तो अब 6 हो गया, फिर 1,00,000 साल बाद 6 से 3 हो जाएगा। तो उस तरह से हम ये चट्टानों की उम्र जानते हैं। तो उससे हमें पता था कि पृथ्वी पे पहले ये ऐसी चट्टानें हैं जो कि 300 करोड़ साल पुरानी है, तो कुछ तो गड़बड़ था। तो फिर ये समझ में आया कि यार जो गैलेक्सी है दूसरी वो पृथ्वी से कितनी दूर है। उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में गलती हुई है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा रहे हो, आप यहाँ से वहाँ गए नहीं हो, जोड़ा नहीं है। जो आपकी विज्ञान की समझ है उसका इस्तेमाल करके आपने अंदाज़ा लगाया था। तो सोच लिया कि यार कुछ अज़्यूम कर लिया, कुछ मान लिया, उसकी वज़ह से वो अंदाज़ा गलत लग गया। फिर वॉल्टर बाडे हैं, उन्होंने उस समय समझा कि कुछ तो जो ये एडविन हबल समझे थे इसमें कुछ गड़बड़ था, और वो गड़बड़ क्या था, इनके अंदाजे में क्या गड़बड़ हुआ था, उससे फिर इन्होंने डबल किया कि यार ये ऑलमोस्ट 2 गुना है, ये 300 करोड़ 200 करोड़ नहीं, 3.6 करोड़ 360 करोड़ माफ़ कीजिएगा, 360 करोड़ साल पुराना है ब्रह्मांड। ये उस टाइम पे अंदाज़ा लगाया गया था, तो इन्होंने वो चीज़ समझने के साथ जो ये वॉल्टर बार्डे इन्होंने एक और चीज़ की अपने दूरबीन से, अपने बड़े से वैज्ञानिक दूरबीन से पता लगाया था। इन्होंने खोज की थी एंड्रोमा गैलेक्सी की, और जो एडविन हबल की मेथड थी उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ किया था, उसे थोड़ा-सा बदला था, उसको बेहतर बनाया था, और उससे 360 करोड़ साल इसकी उम्र पता चली थी। हुँ, तो यहाँ तो आ गए हम कि यार 360 करोड़ साल थे, और अभी ज़्यादा पहले भी नहीं आया है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो एक और तरीका है, वो ये जो एडविन हबल की जो प्रक्रिया है जिससे हम दूरियाँ और अ, समय की समझ रखते हैं, वो वैसे एक और तरीका है, वो देखते हैं कि जो अलग-अलग गैलेक्सी है उसमें ये मानते हैं कि जो अलग-अलग गैलेक्सी है जो उनके जो चमकीले वाले तारे हैं, ये जो चमकीले वाले तारे हैं, इनका अलग-अलग गैलेक्सी में देखो, मान लो एक गैलेक्सी के 100 चमकीले तारे हैं जो उनको देखा, उनकी एवरेज कितना ऑन एक औसतन रूप से कितने चमकीले हैं वो, और दूसरा देखा, दूसरे में जो ज़्यादा चमकीले तारे हैं वो देखे, और वो औसतन रूप से कितने चमकीले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि मतलब अगर कम चमकीले हैं वो, तो इसका मतलब है वो पृथ्वी से और ज़्यादा दूर है। वो एक गैलेक्सी थोड़ी पास है, ये गैलेक्सी और भी ज़्यादा दूर है। तो ये उसकी ब्राइटनेस के हिसाब से ये समझा गया था। पर इसमें भी इसके हिसाब से भी क्या बोलते हैं,
ये साधारण चीज़ है समझने में, पर इसमें स्टार्टिंग में इसका जब अंदाज़ा वगैरह लगाया गया था तो ये कुछ गड़बड़ था, और वो गड़बड़ क्या था, 1952 की बात है। एक वैज्ञानिक थे एलन सैंडविच, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो हम चमकीले तारे देख रहे हैं गैलेक्सी के अंदर, किसी भी गैलेक्सी के अंदर, वो सिर्फ चमकीले तारे नहीं, गलती से जो हाइड्रोजन के बहुत बड़े-बड़े, मतलब सूर्य तो कुछ नहीं, सूर्य से भी बड़े-बड़े ऐसे हाइड्रोजन के बादल है, हाइड्रोजन गैस के बादल है, वो भी तारे जैसे ही दिखते हैं। पर वो समझ में आया कि अरे ये तारे नहीं है, तो ये बादल है, वो उनकी चमक थोड़ी कम रहती है और वो अलग ही समझ आ जाता है। अब जो भी है वो उनके वैज्ञानिकों की समझ की चीज़ है। तो उससे समझा, और इन्होंने फिर 1952 में कहा कि इस चीज़ से फिर वो जो ब्राइटनेस है, जो चमक है तारों की, उसका औसतन को रिवाइज़ किया गया और कहा गया कि 550 करोड़ साल पुराना है ब्रह्मांड। फिर इन्होंने ही जो सैंडेज ही है, एलन सैंडेज, इन्होंने 1958 में फिर से ही इसको, मतलब उसी बीच में इन्होंने देखा कि समझा जो ब्रह्मांड है, ये समझा गया कि ये फैल रहा है 75 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक की दर से। अब इसको भूल जाइए क्या चीज़ है, बट एक दर है जिससे ब्रह्मांड फैल रहा है। तो उससे फिर अंदाज़ा लगाया गया, उसके हिसाब से देखें कि ये है तो पृथ्वी की उम्र, ब्रह्मांड की उम्र लगभग-लगभग 1300 करोड़ साल है, 1300 करोड़ साल। तो इसमें इन्होंने ग्रेविटी को ध्यान में नहीं रखा, डार्क एनर्जी कुछ होता है उसको ध्यान में नहीं रखा। तो फिर इन्होंने कहा कि यार, पर ग्रेविटी को ध्यान में रखें तो ग्रेविटी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये जो रेट है, जो फैलने की दर है, ये पहले तेज थी और अब कम हो रही है ग्रेविटी की वजह से। तो अगर ये पहले ज़्यादा तेज़ जा रहा है और अब धीरे जा रहा है, तो इसका मतलब हम पहले स्पीड ज़्यादा थी, गति ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। तो वास्तविक है कि यार, फिर 1300 करोड़ साल तो नहीं, अगर हमने गति का ही कम के हिसाब से मान लिया है, तो हमने समय ज़्यादा लगाया है, तो उन्होंने कहा उस हिसाब से 700 से 1300 करोड़ साल पुरानी है हमारा 700 से 1300 करोड़ साल पुराना है ब्रह्मांड। पर उसी समय फिर अभी हम कितने पहले की बात कर रहे हैं, 60, 40, 20, 65, 68 साल पहले की बात है। मतलब बहुत सारे लोग, अब ऐसे तो 1950 की बात करें तब भी बहुत सारे लोग पैदा हो चुके थे उस टाइम पे। तो वही है। पर फिर ये एक एक और कुछ तारों का हिस्सा है, एक ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसमें से एक गैलेक्सी वगैरह जो भी है, उसको एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर है बोला जाता है। उसको देखा गया, तो उसको जब देखा तो अंदाजा वो शुरुआत में उसका अंदाजा लगाया जाता था कि अरे यार, ये जितना दूर है उस हिसाब से तो ब्रह्मांड की उम्र 1500 करोड़ साल होनी चाहिए। पर फिर चीज़ों को समझा गया, चीज़ों को बेहतर, वो उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो उसकी वजह से फिर पता चला कि नहीं यार, 1500 नहीं, वो क्लस्टर है जो वो संग्रह है, वो संग्रह से भी अंदाज़ा लगाया जाए ब्रह्मांड का, तो 1300 करोड़ साल पुराना ही है वो संग्रह भी। फिर अभी हमने देखा कि ग्रेविटी की वजह से जो स्पीड है धीरे-धीरे कम हो रही है। और डार्क एनर्जी है जो कि एंटी ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी का विपरीत काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का विपरीत काम करता है, उसकी वजह से ये गति बढ़ रही है। तो ये मान के चलो कि ये लगभग-लगभग सेम ही है, जो हम एक्सपेंशन की जो ब्रह्मांड के फैलने की गति देख रहे हैं वो। तो जो फ्रीडमैन ने जो इक्वेशन दिया था, फ्रीडमैन का मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है
वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही इस्तेमाल करके उन्होंने कहा था। तो उन्हीं की जब बात करते हैं हम, तो उन्होंने जो एक इक्वेशन दिया था, उसमें जो अलग-अलग चीज़ें हैं जो आज की धीरे-धीरे वैज्ञानिकों ने समझी, जो अलग-अलग चीज़ें हैं उसका अंदाज़ा लगाया गया, उनको सब साथ में रखा गया इक्वेशन के अंदर। तो उससे हमें अंदाज़ा लगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ये 1380 करोड़ साल पुराना है। तो यही मतलब आजकल के नौजवान एक छोटा-सा यूट्यूब वीडियो देख के पता नहीं क्या-क्या सीख लेते हैं। ये वैज्ञानिक वो लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को बहुत गहराई से समझा है, देखा है और ऐसा रहता है ना कि यार नंबर मैटर नहीं करता, मतलब नंबर ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में मान लो एक एक देश है जहाँ मान लो 100 करोड़ लोग हैं। अब 100 करोड़ लोग में से 90 करोड़ लोग कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 90 करोड़ लोग सही कह रहे हैं। तो पर जब हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं, इन्होंने जितनी गहराई से देखा है, समझते हैं ये चीज़ों की गहराइयों में, मतलब बहुत बारीकी तक जाते हैं और ये अगर आपको उस तरह से समझाते हैं कि हाँ, इनको साबित करना होता है बहुत सारे सबूत के द्वारा, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है। वैसे चलता है विज्ञान, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, एक बंदे ने बोल दिया तो सब मान गए यहाँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कुछ चीज़ हम मानते हैं, फिर भविष्य में कुछ नया पता चलता है जिससे कि हमारे पुराने जो चीज़ें मानते हैं वो गलत साबित हो जाती है। पर जो अभी वैज्ञानिकों की समझ है और जो अभी तक मुश्किल है अब तो कि अब और भी इसको ज़्यादा बदला जाएगा, जो ब्रह्मांड की उम्र का अंदाज़ा है, क्योंकि आज की तारीख में हमारी समझ बहुत गहरी है। मुझे पता है मैंने कुछ गलतियाँ की होंगी और मैं हिंदी बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट मैंने प्रयास किया और ये प्रयास है उन लोगों के लिए जिन्हें अच्छी शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला। अगर आपको ये देखकर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो आप उन लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ये जानकारी मिलनी चाहिए या ये समझना चाहिए। पर इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगले वीडियो में देखते हैं किस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। धन्यवाद।